अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2 में हम बात करेंगे थोड़ी सी अरेज़ के हवाले से, कुछ जनरल बात करेंगे और साथ ही हम मल्टी डिमेंशन अरेज़ को देखेंगे कि वो कैसे काम करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ सिनेरियो है, ये इसमें बताना ये मकसद है कि जब आप अरेज़ मेथड्स को पास करते हैं तो वो कैसे पास होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो यहाँ से कोड समझने की बजाय इसका हम लाइव यहाँ पे डेमो देखते हैं। फ़र्ज़ करें एक मेथड है जिसको एक एलिमेंट पास करें तो वो उस एलिमेंट को मॉडिफाई करके उसी की वैल्यू वहीं पर प्लेस कर देता है। इसी तरह एक और मेथड है, इसको जो भी रे पास करें, ये मेथड क्या करता है, उस रे के तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको उस जगह पर वापस स्टोर कर देता है। तो अगर हम इसको कॉल करें, लेट्स से हम कहते हैं कि मॉडिफाई एलिमेंट को कॉल करते हैं और यहाँ से हम अपनी नम्स की रे में से एक एलिमेंट पास कर देते हैं, लेट्स से 0 1 2 यानी कि 3 इंडेक्स वाला एलिमेंट पास कर दिया। ठीक है, तो इसने किया क्या है, इसने देखें उसको मॉडिफाई किया है और 2 से मल्टीप्लाई करके वहीं पे सेव कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, लेट्स से हम यहाँ पे कहते हैं कि प्रिंट करो जो भी नम्स की रे में हमारा जो एलिमेंट है सेकंड लोकेशन वाला। अब देखें दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पर सेम एलिमेंट की वैल्यू पड़ी हो 3 हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि चूँकि इसको जो पास किया है इसने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वहीं स्टोर कर दिया है, तो इसकी वैल्यू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो चुकी हो। तो अगर आप इसको प्रिंट करें तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई नहीं होती। ठीक है, पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है। इसको पहले रन किया है मैंने और अभी आप देखें कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 की 3 ही रही है, मॉडिफाई नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अगर आप यही वाला केस अरे के साथ करें, लेट्स से कि हम कहते हैं मॉडिफाई एलिमेंट की बजाय हम कॉल करते हैं मॉडिफाई अरे को और इसको अपनी अरे पास कर देते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, जैसे पहले हुआ था ना कि जो डेटा इसने मॉडिफाई किया था उसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि जो हमने इसको अरे पास किया है इसने वही काम वही किया है कि 2 से मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट को उसकी जगह पर स्टोर कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम इसको प्रिंट करें, मैं इसको पहले प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। अब आप इसकी वैल्यू नोट करें कि अब वैल्यू उसकी जो है वो डबल हो चुकी है, 6 हो चुकी है। तो ये फ़र्क क्यों है, यानी कि जब हम एक एलिमेंट को पास करते हैं, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रे के, तो वो मॉडिफाई नहीं होता, वो उसकी वैल्यू वापस वही रिटेन करता है जो रे में थी। जबकि अगर हम पूरी रे पास कर दें तो मॉडिफाई वो मेथड कर रहा होता है, लेकिन जो हमारी रे है वो कॉलिंग मेथड से भी वो मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि देखें उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे डबल हो गई है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, देखें जब हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पास करते हैं तो देखें ना ये प्रिमिटिव टाइप की रे है, तो इस स्पेसिफिक एलिमेंट की एक कॉपी बनती है, यानी कि 3 थी ना इसकी वैल्यू, तो 3 की कॉपी बनी और एक और वेरिएबल बना एलिमेंट उसके अंदर सेव हो गई। ठीक है, अगर आप वापस यहाँ पे आएँ तो यहाँ से आपको ये बात मज़ीद अच्छी तरह वाज़ह हो सकती है। देखें जब हम किसी मेथड को पास करते हैं ना, लेट्स से कि मैंने ये वाला एलिमेंट पास किया और मैंने पास किसको किया है, एक फंक्शन को, मेथड को जो उसको एलिमेंट में स्टोर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो था इस अरे से कॉपी हो गया एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर। तो यानी कि एक एलिमेंट का वेरिएबल बना और इसके अंदर जो है वो 3 कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ पर जब कॉल हुआ तो इस मेथड ने क्या किया, इसने एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट में स्टोर कर दिया, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आंसर हो गया, तो 6 को इसने यहीं पर स्टोर कर दिया। अच्छा, जब वापस कोड हमारा यहाँ पे गया तो हम प्रिंट कहाँ से कर रहे हैं, नम्स ऑफ 2 से। तो जो नम्स ऑफ 2 यानी कि ये जो लोकेशन है, देखिए यहाँ पे तो 3 वैसे का वैसे ही पड़ा है, क्योंकि जब भी हम पास करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसकी कॉपी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये नम्स ऑफ 2 जैसे पहले पास किया था तो 3 यहाँ पर पास हुआ था, इसलिए एलिमेंट में 3 गया था। लेकिन जब हम अरे पास करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, अब इस कोड की बात करते हैं, जैसे अब मैं नम्स की वैल्यू पास कर रहा हूँ इस मेथड को अरे 2 को, तो होता क्या है, नम्स में क्या पड़ा हुआ है 6000। तो जब ये पास हुआ मॉडिफाई अरे को तो अरे 2 का एक वेरिएबल बना, यानी कि आप समझें कि एक और वेरिएबल बना जिसका नाम है अरे 2 और उसकी जो वैल्यू है वो क्या पास हुई, यहाँ पर जो नम पास हुआ ना, तो नम की वैल्यू यानी कि पास हुई अरे 2 में। तो नम्स की वैल्यू क्या है, नम्स की वैल्यू है 6000, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर 6000 पास हो गया। जब इसने मॉडिफाई किया तो इसने किस पे मॉडिफाई, इसने अरे 2 यानी कि 6000 का जो ith लोकेशन थी, अब 6000 जो है यानी कि नम भी इसी को पॉइंट कर रहा है और ये वाला जो अरे 2 का वेरिएबल है ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो लिहाजा अब मेथड जो भी मॉडिफिकेशंस करेगा हमारे उसके स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर,
तो वो एक्चुअली वो दोनों उसी जगह को रेफ़र कर रहे हैं। तो अगर ये अरे ऑफ हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिखते हैं तो एक्चुअली हम इसी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वापस उसी जगह सेव कर रहे हैं तो एक्चुअली हम यहाँ पर 6 सेव कर रहे हैं। तो जब ये कॉल वापस आएगी, फॉर एग्जांपल ये कॉल वापस आई, लाइन नंबर 8 कंप्लीट होगी और जब हमने प्रिंट किया नम्स ऑफ 2, तो अब हम नम्स यानी कि ये 6000 इसके 2 पे गए तो जाहिर है ये चूँकि दोनों एक ही जगह पे रेफ़र कर रहे थे तो इसलिए जो इसकी वैल्यू थी वो अपडेटेड मिलेगी। तो ये बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जावा में जब भी आप पास करते हैं तो हमेशा कॉपी ही पास होती है जो भी आप वेरिएबल पास कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं उसमें उसकी जो कॉपी लदा सेव होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो रेफरेंस टाइप हैं, लेकिन चूँकि वो रेफरेंस कंटेन करती हैं तो ऑल दो रेफरेंस की भी कॉपी ही बनती है। जैसे यहाँ पे देखें 6000 अब 2 जगह पे सेव है, ठीक है, इसकी कॉपी बनी है, लेकिन चूँकि वो एक रेफरेंस की कॉपी है तो लिहाजा वो दोनों जगहों से एक ही ऑब्जेक्ट को हम रेफ़र कर रहे होते हैं। तो यही वाला केस अरेज के साथ भी होता है और यही केस होता है अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पास करें पर्सन का, यूज़र का, स्टूडेंट का, तो उस केस में भी जो है वो सेम इफेक्ट होगा कि जो कॉलिंग मेथड है उस मेथड की बॉडी में जो चेंज करेंगे वो जहाँ से कोड को कॉल किया गया होगा वहाँ पर वो चेंज हमें नज़र आएगी, उसको वो मतलब वहाँ पे हम उसको देख सकेंगे। तो इन बातों का ख्याल करते हुए आपने कोड को जो है वो यूज़ करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक हमारे इस पार्ट का, वो है कि मल्टी डिमेंशन अरेज क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप अरेज पहले चूँकि थोड़ी स्टडी कर चुके हैं तो मल्टी डिमेंशन से आपको पता है कि ये ऐसी अरेज होती हैं जिसमें हम रोज़ एंड कॉलम के कंसेप्ट समझते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो मल्टीपल यानी कि जो लाइक एक आप टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर करना चाहते हैं जिसमें रोज़ एंड कॉलम हो तो आप वहाँ पे मल्टी डिमेंशन अरे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट है, देखिए पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि जावा में ये कंसेप्ट कैसे है। जावा डू नॉट अलाउ डायरेक्ट मल्टी डिमेंशनल अरेज लाइक सी, ठीक है। इनके पहले तो ये समझें कि जो आपने पहले प्रोग्रामिंग अगर आपने सी में की है ना तो सी में मल्टी डिमेंशन अरेज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जावा में मतलब वो तरीका नहीं है उसको यूज़ होने का। तो अगर मैं आपको सी वाली अरेज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं तो फिर अगर हम जावा की बात करेंगे तो वो आप उसको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इन सी आर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर एन अदर एंड पॉइंटर अरिथमेटिक इज़ डन टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फ़र्ज़ करें सी की बात करें, इसी में ही हम इसको मॉडिफाई करके इसी में करके देख लेते हैं। लेट्स से आप सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ सी में कोई रे बनाई हो, लेट्स से कि हमारे पास नम्स की ही रे है और वो है 3/4 साइज़ की, ठीक है, या थोड़ी छोटी कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको ड्रा भी करना है, 2/3 साइज़ की लेट्स से। तो सी में होता ये है कि 2/3 साइज़ की जो रे है इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे पड़े होते हैं। यानी कि आप समझें कि अगर हम रो मेजर ऑर्डर की बात करें तो इसमें होता ये है कि जो पहली रो है फॉर एग्जांपल 0th रो, यानी कि आपको पता है ना कि इसको हम कहते हैं ये m है और ये n है, ये रोज़ को बताता है, ये कॉलम को बताता है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मेमोरी में बात करें तो मेमोरी में ये मैं वर्टिकली ड्रा कर रहा हूँ लेकिन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर एक एलिमेंट ऐसे पड़ा होगा कि भाई फॉर एग्जांपल 0 एलिमेंट और 0, यानी कि 0 0 ये एलिमेंट है। इसी तरह ये हम इसको सिंपलिसिटी इसको इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं जी 0 1 और फिर 0 2, ये पूरे हो गए क्योंकि 0 से एलिमेंट स्टार्ट किया है, फिर 1 0 फिर 1 1 1 2 और 1 2 पूरा हो गया। ये 0 गलती क्या कर रहा हूँ, 0 0 0 1 0 2, ठीक है, फिर 1 0 1 1 1 2, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम इसको हम कहते हैं जी फ़र्ज़ करें मेमोरी में ये जो अगर हम सी की बात करें तो मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यूस लोकेशन पे पड़ा होता है। जावा में ऐसे नहीं होता, लेकिन पहले सी को समझें कि सी में क्या काम है जो जावा में उस तरीके से नहीं ऑपरेट करता ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो देखिए सी में होता ये है कि जब आप कोई भी लोकेशन ड्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी प्रिंट करो, ठीक है, क्या प्रिंट करो, लेट्स से कि नम्स के अंदर से आई और जे, आई कहते हैं 1 और जे की वैल्यू कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल 2, यानी कि 1 और 2 की वैल्यू को प्रिंट करो या 1 1 को, जो भी आप एक एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं फ़र्ज़ करें। सी में होता ये है कि पॉइंटर अरिथमेटिक्स के ज़रिए इसका ड्रेस कैलकुलेट होता है कि ये ड्रेस क्या बनेगा, क्योंकि सारी वो पड़ी रैम के अंदर कंसेक्यूटिव
ही होती हैं कि एक के बाद दूसरा, चाहे वो सिंगल डिमेंशन की रे हो या वो मल्टी डिमेंशन की रे हो। लेकिन सी में होता क्या है कि ये जो फार्मूला है, जैसे डब्ल्यू इन जे का, आप समझें कि डब्ल्यू इन जे का मतलब क्या है। डब्ल्यू इन जे, इसका मतलब ये है कि आप जो एलिमेंट एक्सेस करते हैं सी में, उसका एड्रेस पहले कैलकुलेट होता है। वो कैसे कि जो भी आपकी जो स्पेसिफिक विड्थ है उसकी, यानी कि जो भी एक इंटीजर, फॉर एग्जांपल अगर 4 बाइट लेते हैं तो आप समझें कि भाई 4 बाइट का एक इंटीजर है, और आई क्या है, आई यहाँ पे हमारे पास 1 है, और जे क्या है, जे 2 है, और जो n है वो क्या है हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 है। तो आप इसको पुट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचता है सी में, जो मशीन के जो आपका कंपाइलर है या जो रन टाइम इन्वायरमेंट है। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू n की वैल्यू क्या है 3, प्लस j की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 2। तो इसको कैलकुलेट करें तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2, और ये 3 एंड 2 हो गया कितना 5, और 5 को इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 इंटू 4, 3 और 2 5, और 5 इंटू 4 ये हो गया 20। तो सी में इस जगह पर पहुंचने के लिए 1 2, यानी कि ये जो जगह है वी वाली, ये मशीन क्या करती है, यहाँ से शुरू करके फ़र्ज़ करें इसका जो ऑफसेट था, यानी कि जहाँ से ड्रेस शुरू हो रहा है ये 0 है, तो 20 बाइट्स को स्किप कर देगा, यानी कि 4 बाइट ये स्किप किए, 4 बाइट ये स्किप किए, 4 बाइट ये स्किप किए, 4 बाइट ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर यहाँ तक उसने 20 बाइट स्किप कर दिए। 20 बाइट स्किप करने के बाद जो ये इसका जो ड्रेस बनेगा उसको रीड कर लेगा नेक्स्ट 4 बाइट को, तो वो इस जगह को पहुंच जाता है। यानी कि आप समझें कि सी में जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है मल्टी डिमेंशन रे का, वो रैम में कंसेक्यूटिव पड़ा होता है, लेकिन उसके एड्रेसेस के ऊपर जो मशीन है वो कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके वो फर्स्ट या सेकंड डिमेंशन के उस स्पेसिफिक जगह का पहले एड्रेस कैलकुलेट हो जाता है, और उसके बाद वहाँ से वैल्यू रीड हो जाती है। ये मैंने एग्जांपल में 0 लिया, लेकिन फ़र्ज़ करें रैम में अगर ये 1000 के ऊपर है, 0 के ऊपर नहीं है, तो आप इस पूरे एड्रेस के अंदर जो है वो 1000 को ऐड कर देंगे, तो 1020 नंबर लोकेशन पर आपको वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा जिसको हम रीड कर रहे हैं। ये तो थोड़ी सी मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है ना। अब बात करते हैं जावा में क्या होता है। तो जावा में देखें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। जावा में इन जावा यू कैन मेक रेज ऑफ रे, यानी कि जावा में पहली बात ये है कि मल्टी डिमेंशन का कंसेप्ट ये वाला नहीं है कि भाई वो दोनों डिमेंशन के जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे कंसेक्यूटिव पड़े हैं। ये बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट नहीं है। उसमें होता क्या है, हम जो है वो रे ऑफ अरे बनाते हैं। इट कैन सर्व द पर्पस ऑफ मल्टी डिमेंशन रे वेयर ईच सब रे इज़ अ सेपरेट रे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये कोड है बेसिक सा, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक रे है जावा, अब हम जावा की बात करें, ठीक है। मैंने सी की आपको थोड़ी सी बस बैकग्राउंड बताई है ताकि आप रिलेट कर सकें कि जावा और सी में जो है वो फ़र्क क्या है। लेट्स से कि हमारे पास एक रे है 3x4 साइज़ की, और आपको पता है कि ये नंबर ऑफ़ रोज़ और ये नंबर ऑफ़ कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं, और हमने अगर ये जावा में कोड लिखा हो तो ये क्या होगा। देखें, अब मैं आपको यही वाला जो मैप है ये जावा में बना कर दिखाता हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सकें कि यहाँ पे तो वो कंसेक्यूटिव बना है ना, कि फॉर एग्जांपल 2x3 की रे थी तो 6 एलिमेंट थे, तो 6 एलिमेंट कंसेक्यूटिव रैम में पड़े हुए थे। जावा में क्या होता है ये देखिएगा, अगर आपने जावा में ये कोड लिखा हो, लेट्स से हम कहते हैं जी ये जो कोड है आपका, इसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंट n3 और ये 3, ठीक है, इससे एक रे बनेगी और उसका जो रेफरेंस है वो यहाँ चला जाएगा। लेकिन वो बनेगी कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपको मैं बताने की कोशिश करने लगा हूँ। जब आप लिखते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ रेफ़र करना ताकि आसान हो। आप लिखते हैं ना, जब फॉर एग्जांपल इंट हमारे पास एक रे है और ये 2 डिमेंशन की रे है, लेट्स से इसका नाम है ns नंबर्स, ठीक है, और आप कहते हैं जी इसको अंदर स्टोर कर दो न्यू इंट और 3x4 की एक रे हम ले लेते हैं, ठीक है। होगा क्या, 4 3s आर, लग ये रहा है कि 12 साइज़ की जैसे कंसेक्यूटिव लोकेशंस बनेगी, ऐसी बात नहीं है। जावा ये करता है कि आपकी जो पहली डिमेंशन है उसको सिर्फ देखता है कि भाई फर्स्ट डिमेंशन क्या है 3, गौर से इस बात को समझिएगा, तो ये एक रे बनाएगा, ठीक है। इनकी आप समझें कि यहाँ पर इसने एक रे का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका साइज़ क्या सेट कर देगा 3, यानी कि उसके अंदर 3 एलिमेंट्स को प्लेस करने की जगह है, दैट्स इट। और लेंथ की वैल्यू क्या सेट कर देगा, ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जितना इस रे का साइज़ है ये सेट कर दिया। इसका जो एड्रेस या जो रेफरेंस जनरेट होगा इस स्पेसिफिक रे का,
ये रेफरेंस आपका NS में जाकर स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स के NS की जो वैल्यू है वो इक्वल टू हो जाएगी किस चीज़ के, लेट्स से कि इसका ड्रेस था 6000, तो ये 6000 इसमें चला गया और ये इसको पॉइंट करने लग पड़ेगा। अब इस 4 का ये क्या करता है, इस 4 का ये करता है कि 3 नई रेज बनाता है और उनके जो रेफरेंसेस हैं वो इस जगह पर स्टोर कर देता है। यानी कि आप समझें कि 4 साइज़ की 3 रेज बनेगी। दैट मीन्स कि एक रे बनेगी मज़ीद और इसका अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, 4। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे लेंथ की जो वैल्यू है वो होगी 4 और इसका जो रेफरेंस है लेट्स से वो जनरेट हुआ 7000, इसको ये यहाँ पर रख देगा। दैट मीन्स के 7000 को ये यहाँ रख देगा और ये जो जगह है यहाँ से हम इसको पॉइंट कर रहे हैं। सेम केस ये यहाँ पे करेगा कि भाई 4 साइज़ की एक और अरे बनाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे जो लेंथ है उसकी वैल्यू भी 4 है। लेट्स से कि ये बनी 8000 जगह पे, 8000 को ये यहाँ पे प्लेस करेगा और ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह जब आप कहते हैं कि भाई एक और अरे बनाओ, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ ना कि 3/4, यानी कि जो पहली अरे है, पहली जो डिमेंशन है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और जो दूसरी डिमेंशन है उसके हर एक अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एक और अरे बनेगी 4 साइज़ की और 1 2 3 4, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू जो है वो दोबारा से 4 हो जाएगी और इसका ड्रेस लेट से 9000 जनरेट हुआ। तो ये जो हमारी जगह है ये इसको रेफ़र करेगी और यहाँ पर हमारे पास 9000 पड़ा होगा। ये इंडेक्स आपको पता ही है, ये हमने पिछले इंडेक्स लेक्चर में देखा था कि 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 और ये 0 1 2 3 पड़े होंगे। और ये चूँकि इंटीजर की रे है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये जो है ये 0 से हमारे पास जो है वो इनिशलाइज हुई होंगी। तो इतना सिर्फ इतना काम लिखने से एक्चुअली रैम के अंदर ये वाला सारा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। ये बनता ऐसे है जैसे आपको मैंने बताया, लेकिन आसानी के लिए यानी कि जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसको ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं। हम कहते हैं जी इसका मतलब ये है कि 3 रोज़ हैं तो और हर रो में 4 कॉलम है, तो हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल ये 3 रोज़ हो गई हैं। ठीक है, 1 2 और 3 और हर रो के अंदर जो है वो 4 कॉलम है, तो हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल 1 कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम ये हो गया, 3 और 4 कॉलम। हम यानी कि डिस्कशन के लिए या जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लूप लगाते हैं, तो हम इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी रोज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं नम्स ऑफ या NS ऑफ 0, तो उसका मतलब 0 रो की बात करें तो ये हमारी रो के इंडेक्स होते हैं और 0 1 2 3, तो हम इसको एक्सेस ऐसे ही करते हैं, इनके 0 1 लिख दिया। दैट मीन्स कि 0 रो का 1 कॉलम हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मेमोरी का जो मैप है वो एक्चुअली इस तरीके से बना होता है। अगर आप मेमोरी के मैप को समझ लें तो आपको अरे को जो यूज़ करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड है कि आपको बताना चाह रहा था कि देखें अब इसको रिलेट करें। सी में क्या था कि आपकी जो 2 ये क्या साइज है इसका 2/3 6, तो 6 कंसेक्टिव जगह पे पड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे 4 3 are 12, तो 12 कंसेक्टिव जगह पे कहीं नहीं पड़ा हुआ। 3 साइज की लेंथ की एक अलहदा रे बनी है और फिर 3 मजीद रेज बनी हैं। उन अरे के अंदर उसका जो साइज़ था हर एक अरे का वो 4 4 था। तो टोटल मिलाकर हम जो एलिमेंट स्टोर करेंगे वो 4 3 12 ही स्टोर करेंगे, लेकिन वो मेमोरी में कंसेक्टिव नहीं स्टोर हो रहे होंगे। वो 4 किसी और जगह पर स्टोर होंगे, 4 किसी और जगह पर और 4 किसी और जगह पर स्टोर होंगे। और यहाँ पर जो पॉइंटर अरिथमेटिक्स है वैसे काम नहीं करती जैसे सी में काम करती है। लेकिन यहाँ पर पॉइंटर अरिथमेटिक्स में एक्चुअली जावा में चूँकि पॉइंटर्स होते ही नहीं है, ना हम पॉइंटर्स को प्रिंट करते हैं, ना उसको हम उसकी डिस्कशन भी नहीं करते कि भाई वो ट्रेस कैसे कैलकुलेट वगैरह होंगे। तो लिहाजा आप उस इतनी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि रेफरेंसेस लोअर लेवल पे जावा वर्चुअल मशीन में कैसे काम कर रहे हैं। बस आप ये समझें कि जब आपने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ आई वांट टू एक्सेस दिस एलिमेंट। ठीक है, ये 3 वाला जो एलिमेंट है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पहुँचने के लिए पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा, इनकी इस जगह पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगा, NS यानी कि 6000 था, तो NS लिखने से मैं इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच गया। इस ऑब्जेक्ट का सेकंड इंडेक्स, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ उसके सेकंड इंडेक्स से, सेकंड इंडेक्स, तो मैं यहाँ से इधर पहुँच गया और यहाँ से इसका कौन सा है, थर्ड इंडेक्स। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा। तो ये लिखने से मैं इस एलिमेंट तक पहुँच जाऊँगा। रीड करना है या
राइट करना है वो आपकी मर्जी है कि यहाँ 10 लिख देंगे तो 10 इसमें चला जाएगा, अगर इसको system.out.println वगैरह में लिख देंगे तो ये हम रीड करके उसको जो है वो प्रिंट कर देंगे। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड थी जो आपको मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तरह वाज़ह होनी चाहिए। अब हम ये इसी डिस्कशन को यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टी डिमेंशन रे आर अरे ऑफ अरेज, सो 3 इंडिकेट्स द नम्स अरे इज ऑफ साइज 3। ठीक है, ये जो मैंने बताया है कि 3 इस 3 का मतलब है कि ये जो हमारी अरे है नम्स की, ये वाली, ये NS मैंने यहाँ पे नाम रखा है, नम्स नहीं रखा, इसका साइज 3 है। यानी कि अगर आप NS का साइज प्रिंट करें, फॉर एग्जांपल NS डॉट लेंथ करें तो आपको 3 मिलेगी, 12 नहीं मिलेगी। वो क्यों, उसकी मैंने आपको सारी जो है वो डिटेल बताई है। वापस आएँ, आगे चलते हैं। अबाउट लेंथ, ये आपको थोड़ा बताया मैंने पहले कि नम लेंथ इज 3 नॉट 12, ये आपको मैंने सारा बता दिया कि क्यों इस तरह से है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, रिलेटेड पॉइंट, इसी से रिलेटेड पॉइंट एक और है, वो क्या है वो ये है कि देखें, अगर हर ये जो रे है तो ये अरे ऑफ अरे होगी ना, यानी कि ये एक रे है जिसका हर एलिमेंट बजाते खुद एक रे है। तो हम कह सकते हैं कि जावा में जो रे होती है मल्टी डिमेंशन की, वो खुद एक अरे ऑफ अरे होती है। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। अब देखें, क्योंकि ये तीनों अलग ऑब्जेक्ट हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर हम जब इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है, तो मैं 4 साइज़ की बजाय इसको 2 साइज़ का क्रिएट कर दूँ, इसको मैं 4 की बजाय फॉर एग्जांपल, या इसको मैं 4 की बजाय 3 साइज़ का कैलकुलेट कर दूं, मतलब बना दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बट इट इज़ पॉसिबल। जब ये ऐसा होगा तो आप समझें कि इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर शेप। मिसाल के तौर पे अगर हम इस शेप को, यानी कि यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 4 साइज़ हो, यहाँ पे 2 हो, अगर फ़र्ज़ करें, वो बाद में मैं आपको बना के बताता हूँ कि वो हम कैसे अचीव करेंगे। अभी आप समझें कि मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये तो स्ट्रक्चर वाज़ेह है कि यहाँ पर 3 है तो ये वाला एलिमेंट नहीं बनेगा, यहाँ पे 4 के 4 बनेंगे, यहाँ पे 2 है तो ये 2 एलिमेंट नहीं बनेंगे। वो भी देखते हैं कैसे बनाने हैं। इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये रेगुलर नहीं रहेगा। रेगुलर मीन कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म था ना, यहाँ पे एक रेगुलर शेप थी। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जो पहली डिमेंशन है यानी कि उसकी जो रोज हैं वो तो 3 ही होंगी, ऐसे समझ लें, 1 2 और ये 3। लेकिन जो कॉलम्स हैं, इसके जो कॉलम है वो 3 होंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 और 3। इसके जो कॉलम है वो 4 होंगे, 1 2 3 और एक थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं। इसके जो कॉलम है वो 2 होंगे, दैट मीन्स 1 और ये 2 और ये लाइन हमारे पास यहाँ पे फर्ज करना है कि ये जो शेप बनती है इसको मैं जो है वो सारा रिमूव नहीं करना, हम यहाँ पे ये रिमूव करें कि ना करें, इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि आपको बात वाज़ह रहे। अच्छा, ये देखें, अब ये जो शेप बनी है ये इसे हम कहते हैं कि इर्रेगुलर शेप है, नॉन रेक्टेंगुलर शेप है। तो जावा में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी जो रेज हैं वो मतलब उसमें हों तो मल्टीपल रोज। ठीक है, ये 0 1 और 2 और इस तरह कॉलम भी 0 1 2 और ये 3। ठीक है, लेकिन हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मुख्तलिफ हों, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल इन जावा। ये आपको मैंने ये सारे स्ट्रक्चर से बता दिया। मैं आपको बताता हूँ कि ये बनाएंगे कैसे। ठीक है, वापस आए कोड पे। इसको बनाने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे ये, बल्कि इसको कोड पे बना लेते हैं। हम यहाँ पे कोड में जाते हैं, हम इसको बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम कोड पे बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अरे है इसकी जो फर्स्ट डिमेंशन है वो 3 होगी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसको अभी हम स्किप कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि वी वांट टू क्रिएट एन अरे नम्स जो कि 2 डिमेंशन की होगी और इसके अंदर जो पहली डिमेंशन है वो 3 साइज़ की होगी। दूसरी डिमेंशन क्या है, दूसरी डिमेंशन देखें इसके बारे में होती है। तो हमें पता है कि अगर हम 4 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे अगर, तो ये तो तीनों जो हमारी सेकंड डिमेंशन की रेज हैं ये 4 साइज़ की बन जाएंगी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर ये बने 3 साइज़ की, ये 4 की, तो ये 2 की। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या लिखें, तो इसका आंसर है कि चूँकि हमें अभी पता नहीं है या एक नंबर लिखना वैलिड मतलब नहीं है ना, मतलब 4 लिखें तब भी गलत है, 2 लिखें तब भी गलत है, क्योंकि उसी साइज़ की वो तमाम रेज जो है वो बन जाएंगी। तो हम करते क्या हैं, ऐसे केस में इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, और ये लिखने से होता क्या है, अगर हमने ऐसा सिंटेक्स लिखा हो तो रैम में क्या होता है, रैम में ये लिखने से ये होता है कि आपका जो नम्स का वेरिएबल है, ये देखें फॉर एग्जांपल नम्स का जो वेरिएबल है ये जिस अरे को पॉइंट करता है उसका साइज तो कन्फर्म है कि 3 ही होगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 ही होगी। लेकिन यहाँ पर अभी हमने कुछ भी नहीं बताया, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर नल पड़ा होगा। ठीक है, अभी तक जो हमने कोड लिखा है उससे ये मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो, ये वाला टारगेट अचीव करना चाहता हूँ कि एक रे बने 3 साइज़ की, यानी कि ये देखें ज़रा,
अब मैं ये चाहता हूँ कि एक रे बने 3 साइज़ की, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 साइज़ की रे बने और इसका रेफरेंस यहाँ चला जाए। एक और रे बने, वो बने फॉर एग्जांपल 4 साइज़ की और इसका रेफरेंस यहाँ चला जाए। और जो तीसरी रे बने, यहाँ पे ज़ाहिर है लेंथ की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू जो है वो 4 होगी और यहाँ पे लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी 2 साइज़ की और इसका रेफरेंस यहाँ चला जाए। दैट मीन्स कि मुझे अब ये जो तीनों रेज हैं इनको अलग-अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बना के देखते हैं। हम यहाँ पे बनाएंगे, हम जाके कहेंगे कि भाई जो नम्स ऑफ आई है यानी कि 0, हम बात कर रहे हैं इस जगह की, यानी कि ये जो जगह है ये यहाँ पर रख दो क्या चीज़, रेफरेंस रख दो एक रे का जिसका साइज 3 हो। तो आपको पता है ना कि रेफरेंस कौन क्रिएट करता है, न्यू ऑपरेटर। तो हम कहेंगे न्यू इंट और इसका साइज क्या हो, 3 हो। इसी को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। 1 के केस में इसका साइज क्या हो, 4 हो और 2 के केस में इसका जो साइज है वो क्या हो, 2 के इसका साइज भी 2 हो। तो अब देखें इस तरीके से हमारी जो इरेगुलर शेप की रे है वो बन जाएगी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको पता है कि 0 से इनिशियलाइज होती है, तो ये अभी जो है ये 0 से इनिशियलाइज हुए होंगे सारे एलिमेंट्स, और हम मर्जी से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ कि जैसे हम 2 डिमेंशन की जो रे रेगुलर साइज़ की प्रिंट कर सकते हैं वैसे हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। आल्दो वो मैंने क्रिएट नहीं की, लेकिन आपको आसानी के लिए, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ कि इंट नम्स इज इक्वल टू, वो बनाएंगे कैसे, 2 डिमेंशन की रे है। ये जो पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा था जहाँ पे वो रेगुलर शेप की रे थी, मैं उसका कोड लिख रहा हूँ क्योंकि पहले हमने कोड यहाँ पे नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे कह देंगे ये 3/4 साइज़ की रे है, ठीक है। इस तरीके से ये मतलब रेगुलर शेप की बन जाएगी और इस तरीके से रेगुलर शेप की बन जाएगी। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, बल्कि यूँ करते हैं कि इसके अंदर हमने मज़ीद कोई बात करनी है, उसको बाद में करते हैं। पहले इसकी बात कर लें कि इसको इनिशलाइज़ कैसे करेंगे। देखें जैसे आपको पता है कि सिंगल डिमेंशन रे को इनिशलाइज़ करने के लिए हमें 4 का लूप लगाना पड़ता है, तो 2 डिमेंशन को इनिशलाइज़ करने के लिए हमें 2 लूप लगाने पड़ते हैं। तो उसको लगा लें ताकि ये बात जो है ये कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ith है ये फॉर एग्जांपल m के लिए यानी कि रो के लिए है और जो j वेरिएबल है वो हम कॉलम के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई इसकी जो लेंथ है वो नम्स डॉट लेंथ से कम तक चलेगा और इसके अंदर एक और लूप होगा और ये जो लूप है ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा नम्स, यानी कि इसमें कॉलम कितने हैं, हर एक के इसमें 4 कॉलम है, ठीक है। तो हम लेस देन 4 भी कर सकते हैं और भी इसका तरीका वो मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या है। यहाँ पर हम कहते हैं इसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि भाई इसको इनिशियलाइज़ करो, कैसे इनिशियलाइज़ करो, हम कहते हैं कि भाई नम्स ऑफ आई एंड जे, सॉरी ये आई लिखना था, इसमें रख दो एक ही नंबर, सारी जगहों पे हम नहीं रखना चाहेंगे। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक रैंडम ले लेते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए रैंडम इज़ इक्वल टू न्यू रैंडम, और यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं कि भाई इसमें एक रैंडम नंबर जनरेट करो और रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और फॉर एग्जांपल 1 से 100 तक में से कोई नंबर भी जनरेट कर दो और यहाँ पे हम 1+ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम उसको इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने अपनी रे को इनिशियलाइज़ कर लिया। अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आपको पता है कि आप इसको इसी लूप को लगा के प्रिंट भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ यहाँ पे इसी लूप को दोबारा लगाया और इसको इनिशियलाइज़ करने के बजाय मैंने एस आउट में लिख दिया कि जो नम्स की रे है उसके अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल आई और यहाँ पर जे को लिख के मैंने उसको प्रिंट किया। तो देखें इतना काम करने से क्या होगा, अगर आप इसको एक बार रन भी करके देख लें तो हमने एक 2 डिमेंशन की रे बनाई है रेगुलर शेप की और उसको रैंडम नंबर से इनिशियलाइज़ कर दिया है और बाद में उस रे को हमने प्रिंट कर दिया। तो देखें जो भी उसके नंबर्स हैं सारे के सारे वो प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये प्रॉपर प्रिंट हो, यानी कि यहाँ पे जब एक रो प्रिंट हो जाए तो फिर ये अगले कॉलम में जाए, तो हम यहाँ पे प्रिंट का मेथड यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आके प्रिंट एलन लगा देते हैं, एस आउट, हाँ ऐसे कर लेते हैं ताकि जो हमारी प्रिंटिंग है वो थोड़ी सी यानी कि एक शेप में नज़र आए कि भाई फॉर एग्जांपल पहले एक रो के सारे नंबर प्रिंट हो जाएं, उसके बाद सेकंड के, इसके बाद थर्ड के। तो जैसे ये देखें अभी मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी हुई, बट यू नो कि हम ये यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। इन बेसिक चीज़ों को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी यहाँ पे स्पेस जनरेट कर दो। और एनीवे ये थोड़ी सी हमने प्रिंटिंग थोड़ी सी बेहतर कर ली ताकि हमें नज़र आए सही तरह ये बात कि भाई ये कैसे देखें प्रॉपर यानी कि रेगुलर फॉर्मेट की जो रे है ये क्रिएट हो रही है। अच्छा जी, अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये तो होगी ना रेगुलर शेप की रे, तो इरेगुलर शेप की जो रे है
उसके केस में हम जो है वो कैसे यही वाला काम करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। लेट्स से हम इसी कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जो फोकस है वो हम एक टाइम पे ज़्यादा एरिया पे कर सकें। या यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ पे अपीयरेंस में हम इसकी एंटर फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एरिया ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा काम ये करते हैं कि यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग्स में इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़रा कम कर लेते हैं। दैट से एडिटर में गए, फ़ॉन्ट में गए, यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो हमने 16 कर लिया, दैट से, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं यही वाला जो काम है ये मैं इसके साथ आपको करके दिखाता हूँ। क्या कि इसके बजाय अब मैंने ये एरे यूज़ करनी है, तो लेट्स से कि मैंने ये वाला जो काम जो मैंने इस लाइन में किया है इसका इक्विवेलेंट ये काम हो गया, ये दोनों काम हो गए सारे। तो इसको मैं इसको क्या करें, इसको यहाँ से कॉपी करके ऊपर ले आते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ और इस लाइन को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि भाई ये जो कंट्रोल/, ये अनकमेंट हो जाएगा और ये फॉर्मेट भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमें, अच्छा अब देखें क्या होगा। वही स्ट्रक्चर है कि हम तीनों रेज़ को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और उसको क्रिएट कर रहे हैं 0 से, बाद में उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको पहले एज इट इज़ प्रिंट करके देखते हैं, उसमें एक इशू आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो इशू क्यों आ रहा है और उसका सलूशन क्या है। लेट्स सी, हमने इसको रन किया, ये देखें एक्सेप्शन आ रही है। वो क्या एक्सेप्शन कहते हैं, एक एरर को, एक प्रॉब्लम को जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारा है क्या, फिर उसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन मेथड में कोई एक्सेप्शन है, वो क्या है, रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन 3। वो कह रहा है कि आपने एक ऐसा इंडेक्स जनरेट किया है जो बाउंड्री के अंदर नहीं आता, यानी कि वो वैलिड इंडेक्स नहीं है, वो इंडेक्स बड़ा है उस नंबर से जो नंबर वहाँ पर होना चाहिए। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, यहाँ पे जाके देखें, जब ये फर्स्ट टाइम आइटरेट होना शुरू हुआ, यानी कि ये जो लूप था, तो नम की वैल्यू क्या थी इस केस में देखें, यानी कि आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जा रही है। देखिए जे की वैल्यू आपको पता है ना, इसका साइज़ कितना है 3, तो जे की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जा सकती है, यानी कि 0, 1 एंड 2। अगर 3 हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो देखें ना, आप ऐसे समझें, बल्कि मैं आपको ये चीज़ इस पे जाकर दिखाता हूँ। ये देखें, जब हमने ये वाली अरे को इनिशलाइज़ करना है तो हमने इसके 0 और 1 और 2 इंडेक्स को इनिशलाइज़ करना है। अगर कभी हमने ये वाली चीज़ जनरेट हो गई, फॉर एग्जांपल नम्स ऑफ लेट्स से 0 और यहाँ पर 3 जनरेट हो गया, तो ये वैलिड नहीं है ना, मतलब यहाँ पे तो 3 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट मीन्स कि ये इस पॉइंट पे जाके अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एक्सेप्शन आ जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना है कि जब लूप इस इनर डिमेंशन के लिए चले तो वो मैक्सिमम 3 टाइम चले, यानी कि 0, 1 एंड 2 जनरेट हो। जब इसके लिए चले तो वो 4 टाइम चले, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3। इसके लिए चले तो 0 एंड 1, यानी कि सिर्फ 2 टाइम चले। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें, वापस कोड पे आए, हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक के लिए इसको 4 टाइम चला रहे हैं। हमने करना क्या है, इसको 3 टाइम चलाना है, सेकंड डिमेंशन को 4 टाइम और थर्ड डिमेंशन के लिए हमने इसको 2 टाइम। तो आप गौर करें, ये हमें 3 कहाँ से मिलेगा, यानी कि हमने इस चीज़ को पहली दफ़ा में 3 करना है, अगली आई की वैल्यू 1 के लिए इसको हमने 4 करना है, आई की वैल्यू 2 के लिए इसको हमने 2 करना है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो हम एक ही नंबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये नंबर यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना, मुझे इस नंबर को डायनामिकली जनरेट करना है, ताकि हर रो के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो डिफरेंट जो है वो जनरेट हों। तो अगर आप देखें, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें, तो हमारे पास ये नंबर यहाँ पड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ, ये मैंने शॉर्ट में इसको एल लिख दिया, अदरवाइज आपको पता है कि इसका जो प्रॉपर नेम है वो क्या होता है, लेंथ। अगर मैं ये करूँ कि नम्स ऑफ ये 0, तो मैं कहाँ पहुँच गया, नम्स ऑफ 0 ये था इसका, तो मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहुँच गया। डॉट लेंथ अगर मैं इसको रीड कर लूँ तो मुझे ये 3 मिल जाएगा। और अगली दफ़ा जब ये आई 0 से 1 होगा फिर 2 होगा, तो 1 के टाइम लेंथ पढ़ूंगा तो 4 मिल जाएगी, 2 के टाइम जब मैं लेंथ पढ़ूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली 2 मिल जाएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर 4 को हार्ड कोड करने की बजाय मैं लिख दूँ नम्स ऑफ आई, यानी कि जो भी आई की वैल्यू हो, फर्स्ट टाइम 0 है,
अगली दफ़ा 1 होगी, फिर 2 होगी। ये जिस सब्जेक्ट को यानी कि जिस सब अरे को पॉइंट कर रहा है उसके लेंथ तक चलना है इसने। तो सिर्फ इतना काम करने से, यानी कि जब मैं उसको इनिशलाइज करूँ तब भी यही काम होना चाहिए, और जब मैं उसको प्रिंट करूं तो तब भी यही काम होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर सेट करके इसको रिकम्पाइल करते हैं, लेट्स सी, रिकम्पाइल करने के बाद जो है वो आई होप सो कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए। ये देखें, पहली डिमेंशन जो है वो 3 एलिमेंट्स की इनिशियलाइज हो गई है, जो सेकंड रो है वो 4 एलिमेंट्स की है, और जो थर्ड रो है देखें वो 2 एलिमेंट्स की है। तो इसलिए अब इस सारी बात का कंक्लूजन बताने लगा हूँ। इसलिए जब भी आप इर्रेगुलर शेप की रेस बनाएं, जैसे यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो उसको आइट्रेट करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखें कि आप एक इरेगुलर डिमेंशन को आइट्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी जो लेंथ है या जो लूप का इंडेक्स है ये वैलिड जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो एनीवे अगर ये ख्याल नहीं करेंगे तो आपको अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की एक्सेप्शन वगैरह आएंगी, तो उसको फिर आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बात होगी कुछ बुनियादी। इसके अलावा इसमें इसी बात को मैंने यहाँ पे जो है ना वो मतलब डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा स्लाइड्स को, तो आपको मजीद ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे बताया हुआ कि आर और जो सी हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ड कोड किए जाएँ। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने 3 को हार्ड कोड कर दिया, तो आप ये 3 यूज़र से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं यूज़र को कि वो एक नंबर एंटर करे, और वो नंबर जो भी एंटर करे, लेट्स से कि वो n है, उसकी वैल्यू लेट्स से कि अभी 3 रहने देते हैं क्योंकि हमने उसको बाद में इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप वेरिएबल्स को भी लिख सकते हैं, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो यूज़र्स इससे लेके अपना जो सारा सिस्टम है इसको जो है वो डायनामिक कर सकते हैं, यानी कि जो भी मल्टी डिमेंशन रेज हैं रेगुलर या इरेगुलर शेप की, वो सारी आप डायनामिकली भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं अभी इस पर अभी बल्कि यूँ करते हैं कि इसका थोड़ा सा कोई एक इसकी एक आधी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपको मैंने एक लैब प्रैक्टिस टास्क देना है, उसमें भी ये चाहिए होगा। ऐसा करते हैं कि ये यूज़र से जो लेने वाली बात है ना, अच्छा यूँ करते हैं कि जो अब हम इसको डायनामिक करने की बात करेंगे। देखें अभी तक क्या था, अभी तक ये फिक्स था, यानी कि यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं था कि ये इसका साइज़ क्या होगा और हर एक रो में जो हमारे पास कॉलम्स होंगे वो कितने कितने होंगे। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी ये भी यूज़र बताएगा, और हर रो के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होंगे ये भी यूज़र बताएगा, ठीक है। यूज़र बताएगा या आप उसको रैंडमली जनरेट कर लें, एक ही बात है। दैट मीन्स हम हार्ड कोड नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि हम लेट्स से हम कहते हैं कि ये जो डेटा है ना, थोड़ा सी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है ना ये किसी क्लास का डेटा है, और ये एक हर रो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती है, और उसके अंदर ये जो नंबर है ये किसी मार्क्स को बताते हैं, और ये मार्क्स कितने आएंगे, फ़र्ज़ करें उस स्टूडेंट ने जितने टेस्ट दिए हैं ये उसमें उसके मार्क्स हैं, या जितने सब्जेक्ट थे उतने मार्क्स हैं। तो हो सकता है ना कि एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट हों, दूसरे स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट हों, तीसरे स्टूडेंट के 2 सब्जेक्ट हों, और एक क्लास में स्टूडेंट कितने हैं ये भी मतलब वेरी कर सकता है। हार्ड कोड तो नहीं करना चाहिए। तो हम ये यूँ करते हैं, यहाँ पे जाके यूज़र से ही कहते हैं कि भाई बताओ n की वैल्यू क्या है। हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट्स से एस आउट, इसको ज़रा क्लोज कर देते हैं, और ये मैं वाइट बोर्ड को थोड़ा साइड पर कर दूँ। ये देखिए हम यहाँ पे जाके कह सकते हैं कि भाई बताओ एंटर दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बताए कितने हैं। और जब वो नंबर ये बताए, हम यहाँ पे एक स्कैनर ले लेते हैं। स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, जो भी यूज़र बताएगा, लेट्स से यूज़र को नंबर एंटर करेगा ना, तो हम यहाँ पे जाके कहते हैं कि उस नंबर को, यानी कि स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ये n में चला गया। अब ये चीज़ हमने डायनामिक कर ली, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू यूज़र ने फ़र्ज़ करें 10 एंटर की, तो अगर 10 एंटर करेगा तो ये तो सिर्फ 3 टाइम चलेगा, तो बाकी सारे वैसे के वैसे रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि इसको भी अब यानी कि ये 10 टाइम इनिशलाइज होना चाहिए ना, कि भाई फॉर एग्जांपल यानी कि 0 से लेकर 9 तक इनिशलाइज हो। तो हम इसको लूप में कर लेते हैं। हम कहते हैं फॉर आई कर लेते हैं, फॉर आई, यानी कि i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक चले, जब तक इसकी वैल्यू n से लेस है। और हर दफ़ा क्या करे, हर दफ़ा यही वाला काम करे कि भाई हर एक जो स्टूडेंट है, ये जो ith स्टूडेंट है, इसके ये सब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाएगा 0। अभी हम इसको 0 से करवा रहे हैं, बाद में हम इसको डायनामिक मतलब कस्टम वैल्यू से कर देंगे। मसला क्या है, मसला ये कि अगर हम ये कोड लिखा रहने दें तो हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 बनेंगे। इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखें ज़रा, इसको अगर हम चलाएं ना, तो लेट्स से कि इसको मैंने रन किया, और इसको रन करने के बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेट्स से हम कहते हैं जी 5 हैं,
तो देखें हर स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये डायनामिक हों। लेट्स से हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, ये जो नंबर है ना 3 ये वाला, इसको डायनामिक करना है। ये हम यूजर से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल एस आउट एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट 1, फिर जो एंटर करेगा एन या एम की वैल्यू वो हम यहाँ पे पास कर दें। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम एक और काम कर लेते हैं कि इसको डायनामिकली रैंडमली जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको यूजर से भी ले सकते हैं, बस आपने इसको रिप्लेस करना है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई इंट एम की जो वैल्यू है ना, सब्जेक्ट्स कह लेते हैं कि इसके सब्जेक्ट्स कितने हैं। कहते हैं इसके जो सब्जेक्ट्स का जो काउंट है ना, ये अभी हम आसानी के लिए रैंडम जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इंट, ताकि हमें बार बार प्रोग्राम रुकेगा, एंटर करना पड़ेगा, हम उस चीज़ से ज़्यादा जान छुड़ाने के लिए इसको रैंडम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि अभी यहाँ पे जो है वो स्कैनर यूज़ कर लेंगे तो वो यूज़र के से इनपुट लेके वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर स्कैनर यूज़ नहीं करेंगे तो वो रुकेगा नहीं, रैंडम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स से कि सब्जेक्ट चूँकि 1 से 10 तक हैं, तो हम कहते हैं कि 10 तक नंबर को जनरेट करे और +1 कर दे, तो 1 से लेकर 10 तक जनरेट होगा। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जितने उसके सब्जेक्ट्स हैं उतना साइज़ होगा जो हमारी सेकंड डिमेंशन की रे है। तो अब देखें ये ऑटोमेटिकली सिर्फ इतना काम करने से ये जो आपकी जो रे है ये डायनामिक साइज़ की बन जाएगी। और इसकी जो हर एक डिमेंशन है, नंबर स्टूडेंट कितने हैं 10, और हर देखें पहले स्टूडेंट के सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, अगले के डिफरेंट हैं, तीसरे के डिफरेंट हैं। तो देखें इस तरीके से इरेगुलर शेप की रे बन गई है और हम ये अपना जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी बात होगी कि इरेगुलर शेप की रे बनाते कैसे हैं, उसको आइटरेट कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, एंड सो ऑन। आइटरेट करने की बात मैंने कर दी है कि भाई आप इस तरीके से उसको जो है वो आइटरेट कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि भाई अगर आपने, जैसे आपको मैंने याद है सिंगल डिमेंशन जब अरे करवाई थी तो वहाँ पे आपको बताया था कि आप अरे बनाते वक्त भी ये डेटा वहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक इरेगुलर शेप की रे जब बने तो, या रेगुलर शेप की भी जब 2D रे बने तो वहीं पे बनते वक्त ही हम उसको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है कि आप यहाँ पे, पहले हम यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट यूज़ करते थे, करली ब्रैकेट जो थी, और अब हम यहाँ पे 2 करली ब्रैकेट लगा देंगे, एक लगाएंगे फिर दूसरी की एक रो का डेटा आ जाएगा, फिर दूसरी रो का डेटा आ जाएगा। और अगर आपने इरेगुलर शेप की रे बनानी है तो उस केस में देखें क्या होगा कि हम पहली रो में नंबर ऑफ़ एंट्रीज कम कर देंगे, अगली रो में नंबर ऑफ़ एंट्रीज ज़्यादा कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी रे बनेगी वो एक कह लें कि इरेगुलर शेप की बन जाएगी। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम है। ये अगर आप बल्कि यहाँ पे करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम कहते हैं जी इंट एक और अरे बनाओ, लेट्स से कि नम्स ऑफ 2 इसका साइज़ है, और हम इसको 2 डिमेंशन की रखना चाहते हैं, और लेकिन जो इसकी जो डिमेंशन है वो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। इंट एन, ये इसकी 2 डिमेंशन है, और इसकी डिमेंशन का साइज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वो हम पहले देख चुके हैं। हम यहाँ पर जितनी रोज़ पास करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली डिमेंशन ये है, दूसरी डिमेंशन मेरी ये है, और ये इसके एलिमेंट्स आ गए। पहली डिमेंशन में लेट्स से मैं कहता हूँ 2 4 6 8 इतने एलिमेंट्स हैं। दूसरी डिमेंशन में कहता हूँ लेट्स से 3 5 8 9 10 6, मतलब 10 जितने भी आप करना चाहते हैं इतने एलिमेंट्स हैं। तो देखें इस तरीके से जो है वो आप इरेगुलर शेप की रे बना ली हमने। अगर रेगुलर ही करना चाहते हैं तो भी ज़ाहिर है यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उतने करते हैं यहाँ पे। मतलब ये बड़ा सिंपल सा काम है। अगर आपने अभी तक चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इस तरीके से अपनी जो रे है जहाँ पे आप उसको डिक्लेयर और इंसेंशिएट करते हैं वहीं पे आप डेटा दे के उसको इनिशलाइज भी कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको ट्रेड करते वक्त अगेन आपने बस इस बात का ख्याल करना है कि आपने जो इनर डिमेंशन है वहाँ पर ये लेंथ वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना है, ताकि अगर वो इरेगुलर शेप की रे हो तो आपका रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स का जो एक्सेप्शन है वो आपके पास जो है वो ना आए। तो एनीवे इसको मैं भी स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट क्या रह गया है, वीडियो का साइज़ पहले ही काफ़ी हो गया, चलो कोई बात नहीं। टॉपिक भी हमने काफ़ी कंप्रिहेंसिव जो है वो कवर किया है। यहाँ पे यूँ करते हैं कि क्या रह गया इसमें, हाँ आपको मैंने एक लूप बताया था कि आप जो है वो इन्हेंस्ड फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या वो लूप जो है वो 2 डिमेंशन इरेगुलर या रेगुलर शेप की रे के साथ भी यूज़ हो सकता है कि नहीं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये जो हमने प्रिंटिंग की है ना इस फॉर लूप से, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि इन्हेंस्ड फॉर लूप यूज़ करो। तो आपको पता है ना कि इन्हेंस्ड फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, पहले एलिमेंट आता है, ठीक है। और इस केस में आपको ये पता है कि इसका हर एक जो एलिमेंट है यानी कि इस रे का वो खुद एक रे है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर जो उसका एलिमेंट है उसके साथ ये सिंबल लगाना पड़ेगा कि वो खुद एक रे है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये उसके मार्क्स हैं लेट्स से, और रे का नाम क्या है, नम्स। और अब जो इस रे हर आइट्रेशन में हमें एक एक रे मिलेगी। पहली आइट्रेशन में ये रे मिलेगी,
दूसरी इटरेशन में ये रे मिलेगी। तो जाहिर है मुझे इसके हर एलिमेंट को भी तो इटरेट करना है ना, तो मैं यहाँ पे जाके कह दूंगा कि एक और एनहांस्ड फॉर लूप लगाऊंगा, यानी कि एक्चुअली नेस्टेड लूप ही लगाने हैं 2, लेकिन बस मैं उसको आई जे वाली की जगह पर जो है वो एनहांस्ड फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा अब इस रे, ये जो रे है इसका हर एलिमेंट एक इंटीजर है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर एक इंट मिलेगा मार्क्स, ये मार्क्स, ये भी मार्क्स, ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हम कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को ट्रेड कर रहे हैं, उसमें से मार्क्स निकलेंगे और उस स्टूडेंट का जो डेटा है उसको अब हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर एस आउट लगा देंगे कि भाई जो उसके मार्क्स हैं उसको प्रिंट कर दे, और इस लूप के बाद जाके एक दफ़ा प्रिंट एलन लगा देंगे ताकि वो एक मतलब थोड़े से स्पेस के साथ प्रिंट हों। यहाँ पे हम कह देते हैं कि इस तरीके से कोई थोड़ा सा काम कर लेते हैं। दैट्स इट। इस तरीके से हम अपने एनहांस्ड फॉर लूप को जो है वो नेस्टेड जो रेज़ हैं या जो एन डिमेंशनल रेज़ हैं उसको साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रन करें तो आप देखें कि भाई हमने क्या किया है, रे को इरेगुलर शेप की रे बनवाई है, बाद में उसको रैंडम नंबर से इनिशियलाइज़ किया है और बाद में उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो अगर आप वापस आके इसको आप रन करें तो आप देखें कि भाई हम इसको कोई सारी दे देते हैं, आई वांट टू क्लोज दिस सेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से दे आर 10 स्टूडेंट्स। तो देखें 10 स्टूडेंट्स इनिशलाइज हुए और वो प्रिंट होगा डेटा, और वो देखें हमने एनहांस्ड फॉर लूप के जरिए इसको जो है वो प्रिंट कर लिया है। तो दीज आर द फंडामेंटल्स कंसेप्ट। मतलब आप जो है ना, अगर आपको 2 डिमेंशन की समझ लग गई है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप इसी कंसेप्ट को एंड 3 डिमेंशन पे 4 डिमेंशन के ऊपर भी जो है वो मैप कर सकते हैं। और ये जो मैंने रे बनाई है सारी की सारी, ये मैंने बनाई हैं के प्रिमिटिव टाइप की। अगर कहा जाए कि आपने जो 2 डिमेंशन रे बनानी है वो आपने रेफरेंस टाइप की बनानी है, तो देखें वो भी आप बना सकते हैं कि यहाँ पे जब नंबर रखते हैं तो यहाँ पे आप इंटीजर रखने की बजाय स्टूडेंट या पर्सन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख देंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने 1 डिमेंशन में ये काम किया था कि जब 1 डिमेंशन की कहाँ बनाई थी, मेरा ख्याल है वो हमने उसका भूल गया मुझे, ये जब हमने ये काम किया था तो देखिए आपको मैंने बताया था कि इसकी हर डिमेंशन में आगे एक ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि जब आप जो है वो इसको रेफरेंस की बजाय 2 डिमेंशन रे को रेफरेंस टाइप का बनाएंगे प्रिमिटिव की बजाय, तो आपका यहाँ पे 0 1 2 आने की बजाय पर्सन का, स्टूडेंट का, जो भी जिस भी टाइप की आपने बनाई है उसका रेफरेंस आ जाएगा। तो यही वाला जो कंसेप्ट है आपका मल्टी डिमेंशन का, ये आपकी रेफरेंस टाइप के लिए भी काम करने लग पड़ेगा। तो दैट्स इट, इट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपकी क्यूरीज़ हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में उसको डिस्कस करें। आई होप सो कि इसके ऊपर आपकी काफ़ी क्यूरीज़ होनी चाहिए। और मैं इसका जो टास्क है वो भी मैंने पहले एक बनाया हुआ है, उसको मैं रिव्यू कर लेता हूँ। तो उसमें जो भी चेंजेस हैं वो करके आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक उसका दे देता हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।